Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, पापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा था, ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा था। अब ऑसिलेटरी मोशन का ही एक सिंपल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो जो भी है कोई भी ऑसिलेशन तभी हो सकता है जब कोई एक फोर्स ऐसा लगने वाला हो जो ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की ट्राई करे। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो फोर्स लगना चाहिए टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा, ये पार्टिकल है वो अपनी मोशन में है और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहले पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई और पार्टिकल की स्पीड हो गई ज़ीरो। जहाँ पे पार्टिकल की स्पीड हो जाए ज़ीरो वो हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि अभी पार्टिकल उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, क्योंकि फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब फोर्स इस तरफ लगता है तो वो अपनी डायरेक्शन है वो रिवर्स करेगा और वो पार्टिकल आ रहा है इस तरफ। स्पीड इंक्रीज हो रही है। अभी क्यों स्पीड इंक्रीज हो रही थी? क्योंकि फोर्स है वो मोशन को सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे आते स्पीड मैक्सिमम हो गई, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स होता है ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एकदम स्मॉल इंटरवल ले लो तो आपको वेलोसिटी मिलेगी कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे वो पार्टिकल रुका नहीं है, वो पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगा। अब जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगा, फोर्स लगने लगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और फोर्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन है तो देखो अभी जो मोशन है उससे ऑपोजिट है फोर्स, तो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे डिक्रीज हुई और ज़ीरो हो गई। मतलब ये ऑपोजिट साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इससे ज़्यादा दूर पार्टिकल जा नहीं सकता क्योंकि स्पीड हो गई ज़ीरो। अब फोर्स अपना काम करेगा और ये मोशन है वो रिपीट कराएगा, ऐसे रिटर्न जाएगा। अब पार्टिकल रिटर्न जाएगा तब फोर्स देखो सपोर्ट कर रहा है, तो स्पीड इंक्रीज हुई, है ना। तो ये फोर्स का नेचर है ऐसा जो पार्टिकल को ऑलवेज मीन पोजीशन पे लाने की ट्राई करता है। बट मीन पोजीशन पे आते सडन ब्रेक नहीं लगती, तो जो पार्टिकल है वो यहाँ से आते मीन पोजीशन को क्रॉस करके निकल जाता है। तो वापस फोर्स ट्राई करता है इस तरफ लाने के लिए, तो वापस आया यहाँ पे आते ये क्रॉस कर गया। तो फोर्स ऑलवेज ट्राई करता है मीन पोजीशन पे लाने की पार्टिकल को, बट पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे जब आता है तब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाता है ज़ीरो। और फोर्स ज़ीरो है तो वो अपनी जो मोशन है वो कंटिन्यू करेगा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। तो ये पार्टिकल कंटिन्यूस ऐसे मूव होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी जो मोशन है उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए केस भी है कि यहाँ पे फोर्स है वो माइनस ऑफ के एक्स इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्लियर? ओके, यहाँ तक समझ में आया। ये हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिर्फ हार्मोनिक मोशन होता तो फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता माइनस के एक्स टू पावर एन, वेर एन इक्वल टू एनी ऑड इंटीजर नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा, जिसमें आप जैसे जैसे आप 3 से 5, 5 से 7 पावर इंक्रीज कराते जाओ एक्स की, वैसे वैसे ये जो मोशन है वो कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी।
तो सबसे सिंपल मोशन आपको मिलेगी n इक्वल टू 1 के लिए। जब हमने वही इक्वेशन में n इक्वल टू 1 रखा तब हमने मोशन को नाम दे दिया, सबसे सिंपल है इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा पोजीशन का, ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x इक्वल टू, देखो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी फंक्शन लेके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, आप यहाँ पे साइन लेके भी आगे बढ़ सकते हो, सेम मोशन के लिए साइन भी आप ले सकते हो, कॉस भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जर्व करना कब स्टार्ट किया, मतलब आपका t इक्वल टू 0 टाइम कौन सी पोजीशन के लिए था। समझो, सपोज हम इनिशियली ये जो एक्स्ट्रा एंगल है कांस्टेंट उसको इग्नोर करें। मैं 3 स्टूडेंट लेता हूँ, एक एज है, एक बी है और एक सी। तीनों को एक ही पेंडुलम ऑब्जर्व करने के लिए मैंने दिया और तीनों को बोला गया कि आप अपने अपने रीडिंग नोट करो और उस हिसाब से आप मुझे बताओ कि ये कौन से फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब एक पेंडुलम यहाँ पे था और वो या तो स्प्रिंग मैंने दे दी, सपोज तीनों को स्प्रिंग आप इजीली समझोगे तो मैं एग्जांपल भी स्प्रिंग का ही ले रहा हूँ। ये एक स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग, ये तीसरी। एक्चुअली ये तीनों के लिए सेम स्प्रिंग है, ठीक है, और सेम ऑसिलेशन है, मैंने एक ही स्प्रिंग दी है, बट तीनों का जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो डिफरेंट है। कैसे समझो, एक पहला स्टूडेंट था जिसने ऑसिलेशन काउंट करना स्टार्ट किया यहाँ से, ये पोजीशन से, मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे x इक्वल टू 0 को ले लिया मीन पोजीशन और यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ। एक बार ये नीचे गया, एक बार ये ऊपर गया, वापस ये ऊपर गया और वापस ये नीचे आया। ठीक है, मतलब इस तरफ अगर मैं प्लस a लिख रहा हूँ तो इस तरफ का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस a, तो प्लस a से माइनस a के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा x का वो बनेगा a साइन ओमेगा t। देखो 0 टाइम ड्यूरेशन पे x की वैल्यू थी वो 0 बन जाएगी क्योंकि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, और जब यहाँ तक आएगा तब जो उसकी मोशन है उसका 4th पार्ट कंप्लीट कर रहा है। एक ऑसिलेशन में 2 पाई एंगल बनता है, उसका 4th पार्ट कंप्लीट करेगा तो एंगल बनेगा π/2, मतलब यहाँ तक आते आते ये प्लस a मिलेगा क्योंकि साइन π/2 होता है +1। ठीक है ना। अब दूसरा है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया सपोज मैक्सिमम पोजीशन से, यहाँ पे t इक्वल टू 0 लिया जब x इक्वल टू प्लस a था और ये ऊपर गया, वापस ऊपर गया, नीचे आया और ये नीचे आया, तब उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो उसके लिए जो एंगल बनेगा वो x इक्वल टू a cos ओमेगा t बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो अभी t इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे तो x इक्वल टू आपको वैसे भी प्लस a मिलने वाला है। देखो फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे cos की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये x की वैल्यू भी डिक्रीज होने लगेगी। इसीलिए तो यहाँ पे स्टार्ट किया उसने अपना मोशन, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। अब है तो एक ही स्प्रिंग है, एक ही ऑसिलेशन, फिर भी देखो 2 अलग अलग स्टूडेंट के लिए 2 अलग अलग फंक्शन आए। क्यों?
क्योंकि जहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था वो पोजीशन दोनों के लिए डिफरेंट थी। अब तीसरा तो ऐसा भी हो सकता है ना कि चलो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ना ज़ीरो पोजीशन से ना मैक्सिमम पोजीशन से, तो इसके लिए तो ऑसिलेशन कब फिनिश होगा, जब ये यहाँ से नीचे आके कहाँ पे जाएगा, मैक्सिमम पोजीशन पे, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा ज़ीरो पोजीशन पे, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पोजीशन पे, और फिर वापस जहाँ से उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँचे, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ले लिया t इक्वल टू 0 को, सपोज वो x इक्वल टू प्लस a डिवाइड बाई 2 था, एम्पलीट्यूड का भी हाफ, मतलब जो हाफ जर्नी में π/2 एंगल कवर हो रहा था उससे भी हाफ एंगल कौन सा बनेगा, हाफ नहीं बनेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से लेना स्टार्ट कर रहे हो। देखो ये ऊपर से अगर आप ये चेक कर रहे हो कि a/2 जितना आगे है तो उसके लिए एंगल बनेगा, फंक्शन बनेगा a sin ओमेगा t प्लस समथिंग, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ये तो एंगल देगा 0, बट साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, क्योंकि ये a तो है ही, t इक्वल टू 0 पे हमें हाफ वैल्यू चाहिए। समझो मैंने सपोज कर लिया कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस समथिंग, कोई भी एक एंगल सपोज थीटा। अब x की वैल्यू हाफ कब है, जब t 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ओमेगा t, a कैंसल, तो साइन थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2, तो थीटा आपको मिलेगा 30, मतलब π/6। तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/6 आप ले सकते हो। देखो तीनों के लिए डिफरेंट फंक्शंस मिले, डिफरेंट रिलेशंस मिले, बट ऑसिलेशन एक ही था। ठीक है ना, ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये सब समझना है। ओके, मतलब आप कहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो उस हिसाब से आपका इक्वेशन बनेगा। तो किसी एक इक्वेशन से स्टिक होके नहीं चलना है, ठीक है। यही फंक्शन कॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर मैं 90 माइनस थीटा कर दूँ तो, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है उसको हम वापस स्टडी करते हैं। ये इक्वेशन एक्चुअली क्या शो करेगा आपको, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन की हेल्प से आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे जो ये x है वो क्या है, पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट टाइम t, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन है। ये क्या है, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ये ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये फाई क्या है, फाई को बोला जाता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब देखो यहाँ पे इनिशियल फेज था 0, क्योंकि हमने साइन का ग्राफ लिया था, यहाँ पे कॉस का था, इनिशियल फेज 0 था। बट कभी कभी कोई ऑब्जर्वर ऐसा भी होता है जो कहीं से भी अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दे, तो मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे भी वो कोई ना कोई एंगल छोड़ देता है, ना उसका पोजीशन 0 होता है ना प्लस a होता है, इंटरमीडिएट कहीं पे होता है। अगर 0 होता तो आप साइन ओमेगा टी लिख देते, मैक्सिमम से स्टार्ट करता तो आप कॉस ओमेगा टी लिख देते। इंटरमीडिएट अगर कहीं से स्टार्ट कर रहा है 0 पोजीशन से कोई एक एंगल फाई पे, इनिशियल टाइम पे एंगल है फाई, तो फिर ये इक्वेशन बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मतलब फाई क्या है, इनिशियल फेज। आप एक तरह से बोल सकते हो कि ऑब्जर्वर ने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे ना 0 पोजीशन थी, ना मैक्सिमम पोजीशन थी, ना 0 एंगल था, ना 90 डिग्री एंगल था, इंटरमीडिएट कोई एंगल बन रहा था। तो 0 टाइम पे जो एंगल बन रहा है वो है इनिशियल फेज।
अब यहाँ पे आप t इक्वल टू 0 रखो तो एंगल 0 है, मतलब इनिशियल फेज 0। यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखो तो एंगल 0, मतलब t एंगल इनिशियल फेज है वो 0 है। अब इसमें अगर आप t इक्वल टू 0 रखते हो तो ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई बाई 6, तो जो एंगल बचा पाई बाई 6 वो बन गया इनिशियल फेज t इक्वल टू 0 टाइम पे एंगल। तो आप इनिशियल फेज को एट, आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल एट t इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये सब समझ में आ गया। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हम ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर ए कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे बनेगा ए कॉस ओमेगा और टी की जगह पे टी प्लस कैपिटल टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ ए कैंसल आउट। अब मुझे पता है कि अगर कॉस के अंदर एंगल कोई भी है उसमें मैं 2 पाई ऐड करूँ तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों टर्म आपको सेम मिलेगी। हैंस आप लिख सकते हो 2 पाई इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल टी, तो फिर आपको ओमेगा मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी। ओके, कभी कभी दो ऑसिलेशन को आप कंपेयर करना चाहोगे तब आपको फेज डिफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी बिटवीन टू ऑसिलेशंस। तो सपोज यहाँ पे है ये ओमेगा टी, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रखते हैं एक्स, कोई एक टी इक्वल टू 0 टाइम पे कॉस के ग्राफ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको वेव नज़र आ रहा है उसके लिए इनिशियल फेज बन जाएगा 0 और इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि उसको परफेक्ट फॉलो कर रहा है। अब दूसरा कोई है, सपोज वो कुछ इस तरह जा रहा है, ओके तो इसके लिए कोई एक सर्टेन फेज डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक। देखो फेज डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे आसान तरीका, जो शेप आपको क्लियरली दिख रहा है उसको कंपेयर करो। तो इसका देखो ये लोअर कर्व आपको दिख रहा है और सेकेंड ग्राफ का भी लोअर कर्व आपको दिख रहा है। अब आपको फेज डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन इजीली नज़र आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एक यहाँ से इन दोनों के बीच में, देखो दोनों का जो लोअर कर्व स्टार्ट हुआ उस पोजीशन के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे फेज डिफरेंस फाई। और सपोज ये थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसका जो मैक्सिमम पोजीशन है वो थोड़ा लेट है। देखो ये एग्जैक्ट t इक्वल टू 0 पे है और इसका मैक्सिमम पोजीशन है वो t इक्वल टू समथिंग कोई एक एंगल पे है, तो उतना उसका हो जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है ना, उतना उसका इनिशियल फेज बनेगा। तो इसका इनिशियल फेज क्या बनेगा, तो फाई इक्वल टू बनेगा माइनस पाई बाई 4। माइनस क्यों, क्योंकि वो लेट स्टार्ट कर रहा है। अगर पहले ही स्टार्ट कर देता मैक्सिमम पोजीशन तो फिर प्लस पाई बाई 4 आ सकता था। ठीक है,
चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, 0 टाइम पे माइनस पाई बाई 4 एंगल है, ठीक है ना। और एग्जैक्ट ओमेगा टी की वैल्यू जब पाई बाई 4 होगी, मतलब यहाँ पे, तब इसके लिए एंगल बन जाएगा 0 और x मिल जाएगा आपको मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम मिल गया। तो मतलब इसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है वो यहाँ पे कहीं पे है, और ये एंगल है पाई बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 2, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 होता है 0। क्लियर। चलो, तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ भी कंपेयर करने वाले हैं। उसके बाद वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो अभी यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।